इस वक्त की कुछ ब्रेकिंग न्यूज खास आपके लिए। पीएम के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा दावा, पीएम मोदी 2000 का नोट लाने के पक्ष में नहीं थे, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि नोटबंदी सीमित समय में होनी थी, इसलिए परमिशन दी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का बड़ा प्लान, कामकाज के प्रसार के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाएगी। प्रचार की शुरुआत 30 मई से पीएम की रैली से होगी। दिल्ली में अधिकारियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ, विपक्षी एकजुटता के तहत आपका समर्थन करेगी। कांग्रेस सोर्सेस से खबर आ रही है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह सहमत है। इधर दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मिले नीतीश कुमार। जल्द ही विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होगी। 1-2 दिन में बैठक की तारीख और जगह तय की जाएगी। विपक्षी एकता पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आ गया है। आज की बैठक में विपक्षी एकता पर विस्तार से चर्चा ललन सिंह ने कहा है और उन्होंने ये भी बताया कि विपक्षी एकता के लिए सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे। इधर खबर ये आ रही है कि नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी का बड़ा हमला हो गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश में पिकनिक कर रहे हैं, वो बिहार सरकार के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का ये अहम बयान। वहीं राजीव गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से गायब कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी होने की जानकारी आ रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से 3 दिन में जवाब तलब किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने जारी किया है ये नोटिस। पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीज से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। और इधर एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत की जानकारी सामने आई। आदित्य सिंह राजपूत का शव घर के बाथरूम से मिला। कल एक पार्टी में शामिल हुए थे आदित्य सिंह राजपूत। आज की कौन कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जो खबर है वो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छूकर उनका ये जो मतलब समझाने की कोशिश क्या है ये हम आपको बताएंगे। कैसी ये सत्कार एक संदेश था चीन को, ये हम आज आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर है कश्मीर में G20 मीटिंग के दौरान नाटू नाटू डांस हुआ और इस डांस ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। वहीं तीसरी खबर हमारे पास जो होगी वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा है और लॉरेंस का कहना है कि सलमान खान उसके दुश्मन नंबर 1 है और उसने अतीक हत्याकांड से जुड़े खुलासे भी किए हैं। चौथी खबर होगी भ्रष्टाचार के उस अंडरपास की जिसने बेंगलुरु में 22 साल की एक लड़की की जान ले ली, वो भी महज 1 घंटे की बारिश में। शर्मनाक सिस्टम का सच आज आपके सामने होगा। और 5वीं खबर शुद्धिकरण का नया फॉर्मूला आपको दिखाएंगे जिसमें अब कांग्रेस को गौमूत्र की याद आई है। तो आइए खबरों का सफर शुरू कर लेते हैं और प्रधानमंत्री के कामयाब विदेश दौरे से हम आपको जानकारियां देना शुरू करेंगे। फिक्र आपकी में पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की हम करेंगे और इस दौरान भारत ने 6 दिन में वो कामयाबी हासिल की है कि बीजिंग तक खलबली मच गई है। पीएम मोदी आज शाम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। यहां उन्होंने द ऑस्ट्रेलियन को एक इंटरव्यू दिया। कहा गया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है बात। सिडनी में जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मुलाकात करेंगे तब रिश्तों को कैसे नई ऊंचाई पर ले जाएं, इस पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा, क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की बात की उन्होंने। ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक के लिए रक्षा क्षेत्रों में भागीदारी की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक का क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है और इन चुनौतियों में सबसे ज्यादा चिंता आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा है। इन चैलेंजेस को भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर निपटाने की कोशिश करेगा। और मंगलवार को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंटनी अल्बनीज के साथ सिडनी ओलंपिक पार्क में 20,000 की भीड़ को संबोधित करेंगे। वो आज शाम ही पापुआ न्यू गिनी से सिडनी पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है। हाथों में तिरंगा लेकर खड़े प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए हैं, भारत माता की जय का नारा लगा है। और सिडनी में वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इससे पहले अल्बनीज ने समूचे भारत का दिल जीत लेने की बातें भी कही हैं।
कहा कि वो पीएम मोदी की मेजबानी करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और इससे पहले पीएम मोदी न्यू पापुआ गिनी में थे, जहां वो रविवार की शाम पहुंचे थे और राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे ने परंपरा तोड़ते हुए उनका राजकीय सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए और इस दौरान पीएम मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया। इस देश की ये परंपरा है कि सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के लिए वहां की सरकार ने ये परंपरा तोड़ दी। पीएम मोदी यहां पहुंचे, एक दिन रुके और आज जब वो यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने लगे तो एयरपोर्ट पर फिर से वैसी ही अनूठी तस्वीर देखने को मिली। पापुआ न्यू गिनी में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था और इस दौरे से भारत ने बहुत कुछ हासिल किया। भारत को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर कहा गया। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिणी प्रशांत के छोटे छोटे देशों के बीच चीन पैठ बनाना चाहता है। वो दक्षिण प्रशांत का सुपर लीडर बनना चाहता है। प्रधानमंत्री के दौरे से रणनीतिक तौर पर चीन यहां से काउंटर हुआ है। और ये सब कुछ जानने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को मिले अवार्ड की एक छोटी सी रील आपको दिखाते हैं। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। प्रधानमंत्री मोदी आज पापुआ न्यू गिनी में फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के चरण छूने वाले पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है, हमारा लीडर है, हिंदुस्तान को हमारा नेतृत्व करना चाहिए। जवाब में पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए विकसित देशों पर निशाना साधा। कहा कि कोरोना काल में मुश्किल समय में जिन देशों पर भरोसा किया उन्होंने साथ छोड़ा, लेकिन भारत मुश्किल वक्त में प्रशांत द्वीप के इन देशों के साथ खड़ा रहा। The presence of my sisters and brothers who lead the Pacific nation ask you to offer the third big voice in the face of the global north. And I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. विश्व कोविड महामारी और अन्य कई कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इन चुनौतियों का प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। और इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और आईटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। फिजी में 100 बेड वाला रीजनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पापुआ न्यू गिनी में आईटी और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हब बनेगा। पैसिफिक आइलैंड के अलग अलग देशों में 5 साल में 1000 सागर अमृत स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकारी इमारतों के लिए सोलर प्रोजेक्ट, पीने के पानी के लिए यूनिट्स, सी एम्बुलेंस, डायलिसिस यूनिट, 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन, जन औषधि केंद्र और योगा केंद्र शुरू किया जाएगा।
अब इस मुद्दे पर आते हैं जिसके जरिए पीएम मोदी ने चीन की टेंशन हाई कर दी है। इसके लिए आपको पहले पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को जानना होगा। भारत पैसिफिक आइलैंड के देशों के साथ अपने कूटनीतिक और सामरिक रिश्तों को और बेहतर कर रहा है और इसी के मद्देनजर साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम का गठन किया था, जिसमें भारत के अलावा इस क्षेत्र के कई छोटे देश शामिल हैं। इनमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी जो शामिल है ही, इसके अलावा और कौन कौन से द्वीप शामिल हैं, आइलैंड शामिल हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जिसका जिक्र पापुआ न्यू गिनी बीते 2 दिन से हो रहा है वो तो शामिल है ही। इसके अलावा फिजी, जहाँ पर प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इसके अलावा टोंगा है, लुवालू है, किरिबाती है, समोआ है, वानुअत है और न्यू है। इसके अलावा सोलोमन द्वीप, जहाँ पर कई प्रोजेक्ट चीन के चल रहे हैं, वो भी है। नाउरू भी उसमें शामिल है। इधर आइए, यहाँ पर है फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, कुक आइलैंड्स, पलाऊ। ये वो जगह हैं जहाँ पर चीन का दबदबा है, वहाँ लीडर बना है भारत। और ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जब उन द्वीपों को तलाश थी एक ऐसे चेहरे की जिसके ज़रिए वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सके। और वो चेहरा अगर किसी का है तो वो चेहरा नज़र आया है प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। तो इस बीच में आपको कुछ और जानकारियाँ भी दूँ इसी फोरम के ज़रिए, जिसका जिक्र मैं पीछे कर रही हूँ। मोदी ने 2014 में सबसे पहले फिजी की यात्रा की थी और इसके बाद साल 2015 में जयपुर में इसकी दूसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक अब पापुआ न्यू गिनी में हुई है। और इनमें शामिल कई देश विशेष आर्थिक क्षेत्र भी आते हैं। इसके लिए रणनीतिक रूप से अहम होने के अलावा भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, चीन यहाँ अपनी सैन्य ताकत और दबदबे का लगातार बढ़ा रहा है और इन्हें कर्ज जाल में फंसाता जा रहा है। और इसके बाद आइए कुछ और जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं। पापुआ न्यू गिनी पर ड्रैगन की नज़र क्यों है? दरअसल ये पूरा देखिए, ये इस वक्त जो मैं अगली जानकारी आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर पापुआ न्यू गिनी में ऐसा क्या है जो लगातार चीन उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। सबसे पहली बात यहाँ से समझिए, सोना तांबा जैसे संसाधनों वाला देश है पापुआ न्यू गिनी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन का भारी निवेश यहाँ पर हो रखा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब मौजूद है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के साथ रक्षा सौदे करने की कोशिश में है चीन और पाकिस्तान, श्रीलंका की तरह कर्ज के जाल में फंसाकर संसाधन कब्जाना चाहता है। साथ ही क्वाड के लिए खतरा बनना चाहता है चीन। देखिए, ये वो जानकारियां थी जिसको मैं आपके साथ साझा कर रही थी और इनके ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिर चीन की निगाहें क्यों इस वक्त पापुआ न्यू गिनी पर है। और सबसे बड़ी बातें आपने सुनी, इन बातों के ज़रिए आप ये समझिए कि कैसे मौजूदा वक्त में इस चीन की जो पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। हमने प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ तैयार हो रहे भारत के इस कूटनीतिक चक्रव्यूह पर जानकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का वेलकम हुआ कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने पांव छुए, तो एक तो ये भारत की सॉफ्ट पावर, कल्चरल पावर को दर्शाता है, एंड दूसरा सेकेंडली ये से मोदी जी की पर्सनालिटी को भी दिखाता है कि दुनिया के लीडर्स दूसरे उनको किस हाई रिगार्ड में रखते हैं। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए आई थिंक चाइना बहुत अपसेट होगा, खास करके वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। तो भारत ग्लोबल लीडर बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत की अगुवाई दुनिया को पसंद आ रही है। दुनिया के कई देश पीएम मोदी का नेतृत्व चाहते हैं। खुद ज़ेलेंस्की तक को लगता है कि भारत ही वो देश है जो रूस को समझा सकता है। लेकिन अफसोस है कि अपने ही देश में इन उपलब्धियों को छोटा करके दिखाया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए तो कांग्रेस और उद्धव गुट को परेशानी हो गई। संजय राउत ने मोदी को जादूगर कहकर अपमानित किया तो उदित राज ने इन तस्वीरों के जरिए अपने देश की प्रशंसा करने वालों को जोकर कह दिया। वाला देश है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड से कोई संबंध नहीं, पूरा आदिवासी देश है और वहाँ के लोग भूत प्रेत जादू टोना के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो उनको लगा होगा कि हिंदुस्तान से बड़ा जादूगर आया है, तो उनसे कोई हमको जादू सीखना चाहिए, उनकी परंपरा होगी। तो अच्छी बात है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ मोदी जी का। प्रतिभा जी का भी त्रिनाद के प्राइम मिनिस्टर ने पाँच हुआ था, तो कभी हम लोगों ने हाईलाइट किया? ये कोई बात होती है? प्रतिभा पाटिल जी का
पाँव उन्होंने भी छुआ था, किसी को पता तक नहीं लगा। अरे इससे देश का क्या मतलब भाई? अगर देश का क्या उन्नति इससे की जाती है? ये अजीब जोकर हैं भाई, ये जोकर ही नहीं है तो क्या है? बीजेपी ने विपक्ष की इस सियासत पर पलटवार किया, इन बयानों को घटिया टिप्पणी कहा। परंतु बड़े दुख की बात है कि भारत के प्रतिनिधि के रूप मोदी जी वहां गए। मोदी जी को जो सम्मान पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने दिया है वो संपूर्ण 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रति उनका नमन है, वो विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र के प्रति नमन है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोदी जी कहते हैं उसके प्रति नमन है। परंतु यदि इसमें भी किसी के मन में कुछ और नजर आ रहा है तो मुझे लगता है ये उनका दृष्टि दोष है। भारत में पीएम मोदी के दौरे पर सियासत अपनी जगह है, जबकि सच ये है कि पापुआ न्यू गिनी का दौरा चीन को बड़ा मैसेज है। द वीक मैगजीन में छपे लेख में दावा किया गया है कि पापुआ न्यू गिनी दौरा मोदी की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्वाड पैसिफिक में चीन को घेरने की तैयारी में है। पापुआ न्यू गिनी ने यूएस के साथ रक्षा सौदे पर दस्तखत किए हैं। पीएनजी के हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक अमेरिका को पहुंच मिलेगी। भारत भी चीन को यहां से घेरने के रणनीतिक प्लान पर आगे बढ़ रहा है। नाटू नाटू पर नाचा कश्मीर, चीन पाक के सीने पर चुभा तीर। जी हां, एक तरफ दुनिया पीएम मोदी की लीडरशिप का लोहा मान रही है तो दूसरी तरफ भारत ने जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करा घाटी में बदल रहे माहौल की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी है। देखिए, साथ ही कश्मीर पर पाकिस्तान और कुछ कट्टरपंथी ताकतों के फर्जी प्रोपेगेंडे को भी इन तस्वीरों ने ध्वस्त कर दिया है। श्रीनगर से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं, जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद G20 का ग्लोबल इवेंट हो रहा है, जिसमें 17 देशों के 122 डेलीगेट्स शिरकत करने पहुंचे हैं और इन देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। विदेशी डेलीगेट्स नाटू नाटू की धुन पर नाच रहे हैं और पाकिस्तान चीन को औकात दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर भारत का प्रचंड प्रहार है। G20 सम्मेलन के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन सोमवार को श्रीनगर में हुआ। इसके लिए 17 देशों के 122 डेलीगेट श्रीनगर पहुंचे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये घाटी में पहला ग्लोबल इवेंट है। पाकिस्तान ने मीटिंग में अड़ंगा लगाने की लाख कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। आज विदेशी डेलीगेट्स कश्मीर की असलियत देख रहे हैं। घाटी में बेफिक्र होकर जगह जगह घूम रहे हैं। श्रीनगर में जहां जहां से भी डेलीगेट्स का काफिला गुजरा, सड़क से लेकर होटल तक सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त दिखे। श्रीनगर का SKICC है, ये आप देख सकते हैं, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और ये जो G20 डेलीगेट्स हैं अब लगातार यहाँ आ रहे हैं। समिट के पहले दिन सेशन की शुरुआत G20 शेरपा अमिताभ कांत के संबोधन के साथ हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पर्यटन मंत्री जी किशन ने डेलीगेट्स को संबोधित किया। पहले सत्र में फिल्म पर्यटन स्थल के तौर पर भारत के बारे में चर्चा हुई। फिल्म टूरिज्म के लिए नेशनल स्ट्रेटेजी का ड्राफ्ट सामने रखा गया। Every ministry, they are taking some responsibility for tourism encouragement and develop infrastructure activity to encourage foreign tourists and domestic tourists. श्रीनगर में G20 की मीटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भारत की धाक का सबूत है, वहीं ये चीन और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ बहुत बड़ा धक्का है। पाकिस्तान और चीन के लिए धक्का इसलिए क्योंकि आतंकिस्तान ने आखिरी वक्त तक श्रीनगर में G20 मीटिंग को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की भरपूर कोशिश की। अपनी साजिश में उसने चीन और कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों, सऊदी अरब और तुर्की को भी शामिल कर लिया। लिहाजा पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्की ने बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान का तो जग जाहिर है कि वो मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुआ, लेकिन चीन, सऊदी अरब और तुर्की ने इससे दूरी क्यों बनाई, अब जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान कई दूसरे देशों से G20 समिट की मीटिंग में भाग न लेने के लिए गिड़गिड़ा रहा था और पाकिस्तान से गहरे रिश्ते को देखते हुए चीन ने समिट से किनारा किया। चीन का पाकिस्तान में भारी भरकम निवेश है और इसीलिए वो उसकी नाराजगी नहीं झेल सकता।
साथ ही तुर्की भी पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर राग अलापता रहा है। पाकिस्तान की तरह कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाता है, लिहाजा वो किस मुंह से इस मीटिंग में शामिल होता। सऊदी अरब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का प्रमुख सदस्य है। ये मुस्लिम देशों का संगठन है और कश्मीर को लेकर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है, लिहाजा इसने भी कश्मीर में G20 मीटिंग से खुद को अलग कर लिया। हालांकि तुर्की वो दिन भूल गया जब वहां विनाशकारी भूकंप आया था और भारत ने आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग से अगर कोई सबसे ज्यादा बिलबिला रहा है तो वो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि SCO की बैठक से लेकर G20 तक जब कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की दाल नहीं गली तो वो मीटिंग को डिरेल करने मुजफ्फराबाद पहुंच गए और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 17 देशों के विदेशी डेलीगेट्स ने जैसे ही श्रीनगर की धरती पर कदम रखा, पाकिस्तान के सीने पर जैसे सांप लौट गया। मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने मुजफ्फराबाद पहुंचे और नफरती जहर उगलने लगे। पाकिस्तान के कश्मीर राग की अब पूरी दुनिया में पोल खुल चुकी है, इसलिए बिलावल की बौखलाहट लाजमी है। मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक कैसे पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, अब जरा उसकी भी तस्वीर देखिए। बिलावल का मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले ही गिलगित बाल्टिस्तान में आजादी आजादी के नारे लगने लगे। जहां बिलावल भारत के खिलाफ नफरती एजेंडा चला रहे थे, वहीं उनके खिलाफ विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। इस विरोध में आतंकिस्तान के लिए संदेश छिपा है। POK में अब पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है, लिहाजा उसका भारत के खिलाफ अपनी साजिशों से बाज आ जाने का वक्त है। पाकिस्तान के कश्मीर राग वाले पैंतरे पुराने पड़ चुके हैं। दुनिया में कोई भी देश उन्हें अब सीरियसली नहीं लेता। वैसे भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर उसके बावजूद वो भारत विरोधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसका खुद का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। अब एक ऐसी खबर जो आपका दिल चीर देगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, कलेजा कांप जाएगा। इस घटना को करप्शन कहें या सरकारी लापरवाही, एक परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए आंसुओं में डूब गई। ये 22 साल की भानु रेखा की तस्वीर है जो अब हमारे बीच नहीं है। इस होनहार लड़की की मौत की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भानु रेखा की मौत हाईटेक सिटी बेंगलुरु में पानी से भरे हुए अंडरपास में डूबकर हुई। ये दर्दनाक घटना कल की है। भानु रेखा परिवार के साथ घूमने निकली थी। जिस वक्त भानु रेखा और उसका परिवार कार से ट्रैवल कर रहा था, बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश हो रही थी और 1 घंटे की बारिश ने हाईटेक सिटी बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया। भानु रेखा जिस कार में सवार थी वो KR सर्कल अंडरपास से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंडरपास में इतना पानी भरा था कि कार में उसका दम घुटता चला गया। कार डूबती गई। भानु रेखा के परिवार के 5 लोगों और कार के ड्राइवर को बचा लिया गया। गंभीर हालत में भानु रेखा को बेंगलुरु के सेंट मार्था हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन भानु रेखा की जान नहीं बच पाई। डॉक्टरों ने भानु रेखा को मृत घोषित कर दिया। ये उस परिवार की चीखें और दर्द है जिन्होंने कल दोपहर बेंगलुरु में पानी से डूबी सड़क पर मौत से दो हाथ किए। एक ही परिवार के 6 लोग बेंगलुरु घूमने आए थे। घर से निकलते वक्त पूरा परिवार खुश था। सब इस बात से अनजान थे कि हाईटेक सिटी के किसी कोने में करप्ट और लापरवाह सरकारी सिस्टम मौत बनकर इंतजार कर रहा है। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के पास प्रगति नगर में रहने वाली 22 साल की भानु रेखा इंफोसिस में काम करती थी। होनहार भानु रेखा का परिवार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रहता है। परिवार बेटी के पास बेंगलुरु आया था। कल रविवार की छुट्टी थी, इसलिए परिवार ने कैब बुक करके बेंगलुरु घूमने का प्लान बनाया। घर से निकलते वक्त सब सामान्य था, लेकिन दोपहर में अचानक मूसलाधार बारिश होने करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली। नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। भानु रेखा के परिवार को कब्बन पार्क जाना था, लेकिन बारिश के चलते रास्ता बंद हो गया। मौसम के आगे मजबूर परिवार ने घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन भानु रेखा का परिवार इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जिस रास्ते से वो वापस लौट रहे हैं वहां पानी भर गया। कार थोड़ी देर बाद KR सर्कल अंडरपास के पास पहुंच गई।
थोड़ी देर की बारिश ने अंडरपास को लबालब पानी से भर दिया। ड्राइवर को लगा कि वो अंडरपास आसानी से पार कर सकता है, लेकिन अंडरपास में पानी बहुत ज्यादा था। जैसे ही कार पानी में डूबी, दरवाजे जाम हो गए। पूरा परिवार पानी में फंस गया। चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में फंसे 6 लोगों को बाहर निकाला। भानुरेखा पिछली सीट पर बैठी थी। वो देर तक पानी में फंसी रही। जब तक उसे निकाला जाता, हालात गंभीर हो चुके थे। कहने वाले कहेंगे हाईटेक सिटी बेंगलुरु के अंडरपास ने भानुरेखा की जान ले ली, लेकिन ये बेंगलुरु की दर्दनाक घटना का अधूरा सच है कि अंडरपास में पानी ना भरे ये देखना किसका काम था। तो क्या भानुरेखा की मौत के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ना माना जाए जिन पर बेंगलुरु शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख की जिम्मेदारी है? भानुरेखा के साथ जो हुआ ये हादसा नहीं, ये एक मर्डर। भ्रष्ट और निकम्मे सिस्टम के हाथों की गई हत्या। 22 साल की भानुरेखा की जान अंडरपास में भरे पानी ने नहीं ली, उसकी जान कर्नाटक सरकार की नाकामी ने ली, जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है। भानुरेखा के गुनहगार वो विधायक, सांसद और मंत्री जिन्हें लोगों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त रखने के लिए चुना था, लेकिन इनमें से किसी ने अपना काम नहीं किया। इस हत्याकांड में वो लोकल अफसर भी शामिल हैं, जिन पर सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखने का जिम्मा है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। सवाल यह है कि अंडरपास में पानी क्यों जमा हुआ? अंडरपास में पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या पानी की निकासी करने वाले पंप सही नहीं थे? अगर हाँ, तो पंप सही करने के लिए क्या किया गया? अगर कोई तकनीकी खामी थी, तो अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद क्यों नहीं किया गया? अगर इनमें से एक भी सवाल पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का वक्त रहते ध्यान होता है, तो भानुरेखा जिंदा होती। यह सिर्फ भानुरेखा की बात नहीं है, यह सिर्फ बेंगलुरु की घटना भी नहीं है, ये देश के किसी भी शहर में हो सकता है। आज भानुरेखा सिस्टम के करप्शन और लापरवाही का शिकार बनी है, कल कोई और हो सकता है। ऐसी घटना किसी भी शहर में हो सकती है। सोचिए, घंटे की बारिश से बेंगलुरु के केआर सर्कल अंडरपास में इतना पानी भर गया कि उसमें एक गाड़ी पूरी तरह डूब गई। लेकिन ये हाल सिर्फ केआर सर्कल अंडरपास का ही नहीं था। बेंगलुरु के मलेश्वरम और राजाजी नगर जैसे पॉश इलाकों में भी पानी भर गया था, और इसी के साथ साथ श्रीरामपुरम, केंगेरी और मैसूरू रोड जैसे इलाके भी काफ़ी देर तक पानी में डूबे रहे। जैसा हर बार होता है, बेंगलुरु के इस मामले में भी हुआ। ये दर्दनाक घटना सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद हुई। सिद्धारमैया हॉस्पिटल पहुंचे, परिवार से मिले और 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के सभी 18 अंडरपास की जांच रिपोर्ट मांगी है। डीके शिव कुमार ने कहा कि जो भी गड़बड़ियां हैं, नई सरकार उन्हें सही करेगी। There are heavy rains and there will be water clogging under the underpass and all. But I don't remember any death happening. That means there is a mishandling of the whole thing, and the particular drivers have not taken precautions, and it could have been avoided. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. भानुरेखा 7 महीने से इन्फोसिस में काम कर रही थी। परिवार खुश था कि बेटी की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने परिवार की खुशियां छीन ली। कल जितनी तेजी से बेंगलुरु के केआर सर्कल में पानी भरा था, उतनी ही तेजी से पानी उतर भी गया। कल जिस जगह भानुरेखा की मौत हुई, आज वहां ट्रैफिक दौड़ रहा था। TV9 संवाददाता रहमान हसन के आर सर्कल गए, आपको ग्राउंड जीरो से वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कितने हाइट तक पानी भरा था। यहाँ पर मेरे हाइट से ऊपर पानी यहाँ पे भर चुका था, और महिंद्रा एक्सेलो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी ऊंची गाड़ी होती है, कंप्लीटली वो डूब गई थी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। आप एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए, सिर्फ 1.5 फीट चौड़ाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी ड्रेनेज से पानी को बाहर जाना है, मगर यहाँ पर इतना सारा सब कुछ यहाँ पर अंदर जम चुका है। आज बीबीएमपी के थोड़े लोग हमारे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला 2 या 3 महीने में एक बार इसको हम क्लीन करते हैं। तो सोचिए, इसके अंदर जो भी कचरा कूड़ा इकट्ठा होगा वो तो यहाँ से नहीं हटेगा। और
सवाल यह है कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है। दरअसल पिछले 16 साल बेंगलुरु के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के नाम पर सैकड़ों करोड़ों पानी की तरफ बहाए गए, लेकिन नतीजा डाक के वही तीन पात। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP पर है, जिसका बजट 2023-24 में 11,163 करोड़ रुपए था। 2023-24 में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 55 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था। BBMP ने पिछले 16 साल में ड्रेनेज सिस्टम पर भारी भरकम 1,658 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 16 साल में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सिर्फ आधा ड्रेनेज सिस्टम ही सही हो पाया है। 842 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम में ये से सिर्फ 428 किलोमीटर की मरम्मत हो पाई है। 2021 में कैग की रिपोर्ट में बेंगलुरु के ड्रेनेज सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, बेंगलुरु का ड्रेनेज सिस्टम खस्ता हालत में है। जिस शहर में भानु रेखा ने आखिरी सांस ली, वहां से राज्य सरकार की सत्ता चलती है। यहां सीएम, मंत्री और विधायक बैठते हैं। यहां महानगर पालिका की सत्ता भी चलती है। काश इसमें से किसी एक की भी जिम्मेदारी फिक्स हो पाती। आइए आप देखते हैं टॉप 9 न्यूज। नए संसद भवन का पीएम के हाथों उद्घाटन पर कांग्रेस ने फिर बोला हमला। आनंद शर्मा ने कहा, इतने बड़े फैसले में राष्ट्रपति को अलग रखना दुर्भाग्यपूर्ण। सियासी बयानबाजी के बीच आरबीआई ने नोट बदलने को लेकर बैंकों को जारी किए निर्देश। 2,000 रुपए के नोट बदलने का डेटा तैयार कर रोजाना आरबीआई को भेजना होगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही सरकार। एनसीपी के 10 नेताओं पर गलत तरीके से कसा शिकंजा। परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायतों के बाद भी सरकार नहीं दे रही ध्यान। दिल्ली की जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ी। सत्येंद्र जैन को सफदरजंग अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम केजरीवाल ने जैन के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। गोरखपुर में रुद्रमास यज्ञ और ज्योतिर्लिंग अभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जो हर देश, काल और परिस्थिति में बना रहेगा। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने मंजूर किया पहलवानों का नार्को टेस्ट चैलेंज। कहा, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों का हो नार्को टेस्ट। आर्यन खान केस में एनसीबी के पूर्व रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को मिली राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 8 जून तक लगाई रोक। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा। लॉरेंस की हिट लिस्ट में टॉप पर सलमान खान का नाम। गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर भी लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल। महाराष्ट्र के हिंगोली में किसानों का अनोखा विरोध। किसानों ने कृषि अधिकारी के दफ्तर के बाहर नोटों की बारिश कर किया प्रदर्शन। पोस्टिसाइड कंपनी से साठगांठ का लगाया आरोप। जनता की दिक्कतें अपनी जगह है और सत्ता की चाल अपनी जगह। और इस बीच आज कर्नाटक के नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए 16वीं विधानसभा का पहला सेशन शुरू हो गया। 3 दिन के सत्र में कर्नाटक के 224 नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और इस दौरान विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। लेकिन इस सबके बीच कर्नाटक विधानसभा परिसर की एक दूसरी तस्वीर ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। ये सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रखी है और कांग्रेस कार्यकर्ता गौमूत्र लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर में गौमूत्र छिड़का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस वर्कर ने विधानसभा भवन में गौमूत्र क्यों छिड़का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के भ्रष्ट शासन से विधानसभा परिसर दूषित हो गया था और इसीलिए गौमूत्र छिड़क कर इसे पवित्र किया गया। गौमूत्र से विधानसभा के शुद्धिकरण की कहानी जनवरी में शुरू हुई थी। तब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने विधानसभा को गौमूत्र से शुद्ध करने का ऐलान किया था। जनवरी में डीके शिव कुमार ने कहा था कि बीजेपी के शासन के दौरान विधानसभा करप्शन से प्रदूषित हो गई है और विधानसभा को गौमूत्र से शुद्ध करने का समय आ गया है और हम विधानसभा को साफ करने के लिए डेटॉल लेकर आएंगे। मैं शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र भी लेकर आऊंगा। कर्नाटक की राजनीति में शुद्धिकरण का नया फॉर्मूला आया है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गौमूत्र याद आया है तो चर्चा इस बात की होने लगी है कि ये कांग्रेस का कौन सा दाव है। क्या कांग्रेस की राजनीति सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो रही है? ये कांग्रेस की राजनीति की बिल्कुल नई तस्वीर है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा है कि अब वो बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों पर उसके सबसे धारदार हथियार से वार करने में लगे हैं, जो काम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता करते रहे।
अब कांग्रेस ने उसी रास्ते को पकड़ लिया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की इन तस्वीरों को याद करिए। ज्यादा दिन नहीं हुए, पिछले हफ्ते की बात। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मंदिर को गोदावरी नदी से लाए जल से शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण राजनीति का हथियार भी बना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि 2017 में जीत के बाद बीजेपी ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। आज वैसी ही तस्वीर बेंगलुरु विधानसभा से आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बजरंग बली के नारे लगाए। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता तो नहीं पकड़ लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता बजरंग बली के नारे लगाते नजर आए थे। राजनीति में जिस तरह दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते, वैसे ही कोई दाव और कोई फॉर्मूला भी स्थायी नहीं होता। हर वो फॉर्मूला चला जाता है जो फायदेमंद हो, जो चुनावी जीत में मददगार हो। और इसीलिए कांग्रेस के लोग बजरंग बली के जयकारे लगाएं, गौमूत्र का छिड़काव करें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अब बात जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। और इस कबूलनामे में उसने अपने टॉप 10 टारगेट्स बताए हैं, जिसमें पहला टारगेट जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट लिस्ट में पहले नंबर पर है बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। और इसके अलावा अतीक और अशरफ के मर्डर को लेकर भी गैंगस्टर लॉरेंस ने एनआईए को जो जानकारी दी है वो हैरान करती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खुलासे पर यह रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर का टारगेट नंबर 1 सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा खतरा है। सलमान खान गैंगस्टर लॉरेंस के दुश्मन नंबर 1 हैं। ये खुद लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूल किया है। कबूलनामे के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में सलमान खान को मारना चाहता है, क्योंकि उन्होंने जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज पूछता है। लॉरेंस ने अपने सबसे करीबी संपत नेहरा को सलमान की रेकी के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन हरियाणा एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को बताया है कि उसके निशाने पर अभिनेता और कुछ गैंगस्टर हैं, जिसमें अभिनेता सलमान खान का नाम सबसे पहले है। लॉरेंस बिश्नोई किसी भी हालत में सलमान खान को मारना चाहता है और इसके लिए उसने संपत नेहरा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बेहद ही करीबी था, उसे सलमान खान की रेकी करने के लिए मुंबई भेजा था। लॉरेंस की पिस्टल से अतीक अशरफ की हत्या। लॉरेंस ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि साल 2021 में उसने अमेरिका से गोल्डी बराड़ के जरिए होगी गैंग को 2 जिगाना पिस्टल दी थी। अब इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में इन्हीं जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। गोगी गैंग ने ही मर्डर के आरोपी सनी सिंह को पिस्टल रखने को दी थी। पूर्वी यूपी तक गैंगस्टर का गिरोह। बिश्नोई ने यह भी खुलासा किया है कि यूपी के अयोध्या का एक बाहुबली नेता विकास सिंह बिश्नोई गैंग के गुर्गों को पनाह देता है। विकास सिंह के ठिकाने पर बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे वारदात के बाद शरण लेते हैं। यानी लॉरेंस के तार पूर्वी यूपी तक फैले हुए हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं जापान, जहां हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल हिरोशिमा में G7 समिट को कवर करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी सफर किया। आप भी घर बैठे बुलेट ट्रेन के सफर पर चलिए और इसकी रफ्तार का रोमांच देखिए। तो TV9 भारतवर्ष पहुंच चुका है एक्सक्लूसिवली उस बुलेट ट्रेन में जो बहुत जल्द भारत आने वाली है। जापान में जिसको शिनकानसेन कहा जाता है, सफेद रंग की बहुत तेज स्पीड से दौड़ती हुई ये हाई स्पीड ट्रेनिंग जापान की लाइफलाइन कही जाती है। जापान का रेल नेटवर्क पूरी दुनिया में मशहूर है और बहुत जल्द जापान के सहयोग से भारत में ये बुलेट ट्रेन एक बार ऑटोमेटिक डोर है। आप यहाँ आएंगे, दरवाजे अपने आप खोल जाएंगे। ये हमारी सीट है 1B and C। यहाँ पर जैसे आपकी सीट रिजर्व होती है आपकी ट्रेन में, हमारे भारत में जिस तरह से सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी रिजर्वेशन। ये देखिए, ये पूरी ट्रेन एकदम एक फ्लाइट की तरह पूरी फील देती है। ये पूरी ट्रेन हमें फील देती है एक आप कह सकते हैं लग्जरी ट्रेन की तरह यहाँ पर आपको फील कराती है। यहाँ पर आप देखिए ऊपर सामान रखने का भी यहाँ पर स्पेस बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस पर लिखा रहा है दिस इज़ द नोजोमी सुपर एक्सप्रेस नंबर 104 बाउंड फॉर टोक्यो। ये इस ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है।
देखिए, बुलेट ट्रेन में हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और इस वक्त हम टोक्यो की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बाहर देखकर लग रहा होगा कि ठीक ठाक स्पीड है इस ट्रेन की, लेकिन अगर मैं अभी आपको इस ट्रेन की स्पीड बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। ये देखिए, ये ट्रेन करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। ये ऑनलाइन हम इसकी स्पीड चेक कर रहे हैं और इस वक्त जो हमें ये बताया जा रहा है 275 किलोमीटर पर आवर, यानी करीब, और अभी ये 290 भी बता रहा था, तो करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन तेज़ी से टोक्यो की तरफ दौड़ रही है और इसीलिए इसको बुलेट ट्रेन कहते हैं, क्योंकि ये गोली की रफ्तार से बहुत तेज़ी से आगे भागती है। अब ये डिस्प्ले की जा रही है इन्फॉर्मेशन कि हम अगले कुछ मिनटों में टोक्यो टर्मिनल पहुंच रहे हैं। हमारी 5:15 बजे यात्रा शुरू हुई थी और करीब 9:15 बजने का टाइम है। 4 घंटे में हम